हेलो टू वन एंड ऑल। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस एडुकेटर अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर गाइस आप सभी के लिए एक और इंस्पिरेशन लेकर आया हूं जिनका नाम है अलंकृति श्रीवास्तव। गाइस सबसे पहले सेक्शन के स्टार्ट में ही आपको बता देना चाहता हूं, अलंकृति 2017 बैच टॉपर हैं एसएससी सीजीएल में और इन्होंने 384 रैंक होल्ड करी हुई है। सो गाइस अलंकृति से आज बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, एक टॉपर का एटीट्यूड क्या होता है और बीइंग अ गर्ल एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीइंग अ गर्ल क्या एटीट्यूड होना चाहिए और जो चीजें आप लोग फेस कर रहे हो उन चीजों से किस तरीके से अलंकृति ने निकल कर खुद को प्रूव किया है। तो वेलकम अलंकृति ओवर देयर अन अकेडमीज प्लेटफॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं आप हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ बताएं अपनी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से एक नॉर्मल एस्पिरेंट से आप आज इस पोजीशन तक पहुंचे हो और आपने इन सारी कंडीशन से निकल के खुद को प्रूव किया। अलंकृति ये बताएं थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को, क्योंकि इस टाइम पे बहुत डिमोटिवेट है हमारे एस्पिरेंट्स, प्लीज। Okay, hello everyone. I'm Alankriti Shrivastava. My journey started in 2016 when I completed my graduation, BSc network. Then I decided to prepare for both banking and SSC. I started preparation. Then from June 2016. In December 2016, I had my first exam of RBI assistant. So I cleared the pre and I was very motivated that yes, I did the exam in the first attempt, I cleared it. But in mains, I failed. Which was the turning point of my life क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती थी कि मैं फर्स्ट एग्जाम ही क्लियर कर लूंगी एंड मुझे जॉब मिल जाएगी, बट मेरा नहीं हुआ, फेल हो गई मैं। तो फिर वो मेरा टर्निंग पॉइंट था और तब मैंने क्या किया, बुक्स से ऑनलाइन मीडिया की तरफ टर्न हुई एंड मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किए, मॉक्स देने स्टार्ट किए, ऑनलाइन मॉक्स देने स्टार्ट किए एंड एज मच एज प्रैक्टिस मैं जितनी कर सकती थी मैंने की। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि मई जून में मेरे पास NISL असिस्टेंट की जॉब मिल गई मुझको। देन मेरा अगस्त में सीजीएल फ्री था, तो अगस्त में सीजीएल फ्री था एंड मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी, तो मेरे पास टाइम कम रहता था प्रिपरेशन का। तो मैंने फोकस ये किया, एक्चुअली मेरा बेस पहले से बन चुका था। बेस जैसे बनता है, जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल की एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके सब कुछ बेसिक बन चुका होता है। तो आपको बस उसकी, अगर आपने सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर लिया है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है एंड प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मुझे मैंने क्लियर किया है एग्जाम। तो आई वाज वीक इन जीएस, आई वाज वेरी मच बैड इन जीएस। तो मैं जैसे ही पढ़ती थी आई फील एस्लीप इन बुक, तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्विजेस। मैं सिर्फ क्विजेस करती थी जीएस की एंड which helped me to get 32 marks in out of 50 in CGL pre. Oh my Which God. was enough for me. Which was enough for me because I was bad in GS, but I still got that score. मैंने सिर्फ क्विजेस किए, बहुत सारी क्विजेस किए हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग वाज माय गुड पॉइंट, वाज माय गुड एरिया, बट आई नेवर निग्लेक्टेड इट। लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरी मैथ्स एंड रीजनिंग तो बहुत अच्छी है, एंड फिर क्या करता है वो, उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको काफी बार डुबा देता है, एंड दैट is something which we have to ignore, and we should not ignore our over good subjects like if we are good. And also I focused on my weak areas, like which was GS, and in English I was average, so I just practice and focus on two things, like adding something, some knowledge to you daily and practicing. मैं डेली वीडियोस देखती थी, यूट्यूब वीडियोस, वहीं पे मेरा कितने चैनल्स देखे मैंने, बहुत चैनल्स में पूरे दिन ये करती थी। हाफ टाइम मैं वीडियोस देखती थी एंड हाफ टाइम मैं क्विजेस करती थी, जितना भी मेरे पास टाइम होता था ऐसे करते थे। वीडियोस देखने से मेरी नॉलेज इंक्रीज होती थी एंड प्रैक्टिसिंग से मेरी स्किल्स मतलब शार्पन होती थी। और मॉक्स मैं वीकेंड में देती थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था, आई वाज वर्किंग। तो मॉक्स देती थी, फिर देन एनालाइज करती थी उनको कि मेरा कौन सा वीक एरिया है। फिर उसके मॉक्स देने से मैंने स्ट्रेटजी अपनी डेवलप की कि मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। फिर स्ट्रेटजी को मैं मॉक पे अप्लाई करती थी, अगर वो स्ट्रेटजी मेरी वर्क करती थी देन इट्स गुड, अगर नहीं करती थी देन आई यूज्ड टू चेंज दैट स्ट्रेटजी। ऐसे ही करते हुए मैं सीजीएल में 167 मार्क्स आए थे, रीजनिंग एंड मैथ्स में 45 प्लस आए थे एंड इंग्लिश 42 समथिंग
देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. मेंस में एकदम से काफी पैटर्न चेंज हो गया था, हाई लेवल मैथ्स आ गई थी. Otherwise, I used to score in 190s in maths, 190 plus in maths, but in exam I only scored 160.5. Cause pattern change हो गया था, different questions आ गए थे, but somehow I managed to get those marks. And in English I got 173, which was not so good, but it was okay because I had no much time. But what I did was only practice, because I had no much time to read all the books for English. I only practiced quizzes, lots of quizzes. I have many apps on my phone. I had uninstalled all the social media accounts, social media apps. Alankriti, वैसे pleased to meet you and also pleased to listen you. The main concern is this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एस्पिरेंट को थोड़ा सा ये बताओ कि इस टाइम पर मेरे भी ऐसे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो गर्ल एस्पिरेंट है बेसिकली, वो इस टाइम पर बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करते हैं कि आज भी हमारे कंट्री में ऐसी सोसाइटीज हैं जहां से गर्ल्स निकल कर आ रही हैं और अपने आप को प्रूव भी करती हैं किसी भी तरीके से. आप यूपीएससी की बात करो, एसएससी की बात करो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करो, वो अपने आप को प्रूव करती है इन सारी सिचुएशंस के बाद भी. लेकिन ये सिचुएशन बेसिकली है क्या? आपके साथ भी क्या आपको लगता है ऐसी कोई सिचुएशन हुई? लाइक आज की भी डेट में बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पर देखा जाता है कि गर्ल्स को बेसिकली पेरेंट्स बोलते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, मेंटल प्रेशर आ जाता है कि नहीं, अब आपको, आपके पास इतना ही टाइम है और आपको इतने टाइम में ही एग्जाम निकालना है, अदरवाइज फिर बहुत सारे उसके पीछे सर्कमटेंसेस और सिनेरियोज बनने लगते हैं, लाइक मैं आपकी मैरिज कर दूंगा और आपकी इतनी एज हो रही है. तो ये सारा जो आज की डेट में प्रेशर है स्पेशली गर्ल्स एस्पिरेंट के ऊपर, तो बीइंग अ गर्ल आप उसे ज्यादा अच्छे से बता सकते हो, प्लीज आप बताओ थोड़ा सा. एक्चुअली जब आपके पास एक लिमिट, टाइम लिमिट हो जाती है कि अपने 1 साल में आपको क्लियर करना है, अदरवाइज आपकी मैरिज हो जाएगी, तो आपके पास एक प्रेशर आ जाता है. आप डेडिकेशन ज्यादा दे सकते हो कि यार मेरे पास कम टाइम है, मुझको इसी टाइम में एग्जाम क्रैक करने, अपने आप को प्रूव करना है. तो आपके पास टाइम जब कम होता है ना, तब ज्यादा आप पढ़ने लगते हो, ज्यादा डेडिकेशन. बस आपको चाहिए कि आप डेडिकेशन दो. अब हम लोग के पास ऑनलाइन फैसिलिटीज है, जैसे अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली नहीं अलाउ करती है आपको कोचिंग जाने के लिए और कोएड होती है, या फिर आप रूरल एरियाज में हो, आपके यहाँ अच्छी कोचिंग्स नहीं है, बट नाउ यू हैव द फीचर दैट यू कैन गेट एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस. फोन सबके पास ही होते हैं ऑनलाइन, तो स्मार्टफोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, तो आप उससे पढ़ो, आप उसका मतलब मेक द मोस्ट ऑफ इट, यूज ऑफ इट. तो आप वो कर सकते हो. यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, ये मैंने देखा, क्योंकि आपने तुरंत ही उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके बोल दिया कि आपके पास, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक टाइम प्रेशर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेशर में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते, कुछ भी वर्क नहीं कर पाते, बट उसके अगेंस्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेशर में ही परफॉर्म करते हैं. लाइक बेस्ट एग्जांपल है विराट कोहली. प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट देते हैं कि गेस हम लोग इतने मॉक टेस्ट दे लेते हैं कि हम लोग को प्रेशर के लिए मतलब वे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम लोग के पास बहुत सारा प्रेशर होता है. अगर हमने उसी टाइप के मॉक्स इतने सारे दे लिए तो हम लोग की प्रैक्टिस बन जाएगी. आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसे ही तो मैंने मॉक्स देते आए, तो क्या है, बस दिमाग में ये थिंकिंग करनी है कि अगर एग्जाम डिफिकल्ट आ रहा है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, सब लोग स्कोर करेंगे, कट ऑफ लो हो जाएगी. अगर एग्जाम इजी है तो सब हाई करेंगे, आपको भी अच्छा हाई करना है क्योंकि कट ऑफ फिर ज्यादा जाने वाली है. बस एक ये मेंटल एक आपको बनाना है अपना. तो कौन सा प्रोफाइल आपको मिला हुआ है? कौन सा? अभी मुझको ईडी मिला हुआ है. सॉरी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट. डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू. सो अलंकृति, अब मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट पर आते हैं और आप वन बाय वन एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा आप अप्रोच बताओ एस्पिरेंट्स को कि क्या आपने अप्रोच ली. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स से. मैथ्स के लिए अलंकृति क्या अप्रोच होनी चाहिए? आपने ऐसी क्या अप्रोच ली जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा स्कोर किया और आप एक टॉपर के तौर पर अपने आप को प्रूव कर पाए? प्लीज टेल मी. मैथ्स के लिए पहले आप अपना बेस क्लियर कर लो. I studied R.S. Agarwal for the base clearance, and then I used to get PDFs, solve them, and quizzes, lots of quizzes. तो सॉल्व करने से क्या होता है कि आपके एक पहले आपने बेस क्लियर कर लिया, आपके सारे फॉर्मूलाज जो होते हैं वो आपको लर्न करने होते हैं. एसएससी में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो आपको ऐसा करना है कि आपको फॉर्मूला सब याद है.
तो उससे क्या करना है कि आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको दिमाग में प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला होगा, आपको बहुत अच्छे से मतलब याद है, तो आप जल्दी से आप उसको बता दोगे। मींस स्टडी एंड स्टार्ट करने से पहले ही आपको फॉर्मूलेज क्लियर करने हैं, राइट? बेस अपना फॉर्मूलाज बनाकर क्लियर चलना कर है। लीजिए, देन हाँ बेस अच्छे से बना लीजिए। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक आइडिया मिलता जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। इस टाइप को काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जो आप ओरली सॉल्व कर लोगे सिर्फ देख के, क्योंकि एसएससी में काफी सारे क्वेश्चंस पहले से लास्ट ईयर के रिपीट होते हैं। तो आप जैसे क्वेश्चंस करने लगोगे तो कि बस नंबर्स फिगर्स चेंज होते हैं एंड दे आर सेम, तो उतने पोर्शन तो आप इजीली कर सकते हो। बाकी कुछ होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा। जैसे कि 2017 में पैटर्न एकदम से चेंज हो गया, अगर आपने सिर्फ इजी क्वेश्चन से लास्ट ईयर वाले किए होते हैं तो आप काफी कम स्कोर कर पाते, लेकिन आपने थोड़ा सा अपना लेवल हाई करके रखो, जैसे कि कैट लेवल के थोड़े आते हैं तो थोड़ा सा मतलब उसका भी पढ़ लो। इतना नहीं कि बिल्कुल आप हाई लेवल का पढ़ते रहो और फिर लो लेवल के में अटेंशन ही ना दो, फिर क्या हो जाता है ना, पूरा खराब हो जाता है कि आप डिफिकल्ट के पीछे भाग रहे हो, इजी जो आप कर सकते थे वो भी आपने नहीं किया, करेक्ट, तो उससे आपका स्कोर कम हो जाता है। अलंकृति। तो आप अच्छा, पहले इजी वाले टेल मी आल्सो वन थिंग, एस्पिरेंट्स के माइंड में इस टाइम पे बड़ा कंफ्यूजन है, स्पेशली मैथ्स और जीएस को लेकर। एस्पिरेंट्स थोड़े से इस टाइम पर ये कंफ्यूज है लेकर कि मैथ्स और जीएस में हम रेयर क्वेश्चन करें या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दें। आप थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। रेयर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को रेयर क्वेश्चन के पीछे ज्यादा जाना चाहिए या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस जो पैटर्न है एसएससी का उस पे रहे? देखो, रेयर क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, हमें सबको पता है कि रेयर क्वेश्चन आ रहे हैं, बट हाँ, पूरा पेपर रेयर क्वेश्चन से भरा हुआ नहीं है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रेयर है। सो प्लीज टेल द एस्पिरेंट्स कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो इस टाइम पर बड़े कंफ्यूज है, बहुत सारे एस्पिरेंट अपना ज्यादातर टाइम डिवोट कर दे रहे हैं रेयर क्वेश्चन के पीछे, चाहे वो जीएस के हो या मैथ्स के। प्लीज बताओ। एक्चुअली मैंने क्या किया था कि 60 to 70% तो आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, तो आप उसकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आप जब भी मतलब मॉक दो, एग्जाम दो, कि आपका 60 to 70% तो अच्छा सा हो जाए, मतलब कि आपके इतने मार्क्स तो आने हैं। फिर जो 30% होता है उसमें आता है हमारे रेयर क्वेश्चंस जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जो उन्होंने पहले फेस नहीं किए होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी हमें करनी है। बट हम लोग को एक अपना टाइम मैनेजमेंट करके रखना है कि हमको कितना टाइम उसको देना है, कितना टाइम कर, क्योंकि हम लोग को पॉलिशिंग भी करनी है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनकी पॉलिशिंग भी करनी है, इसलिए क्योंकि पॉलिशिंग करेंगे तभी वो जो क्वेश्चन है उनको हम मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। उनको कम से कम टाइम देंगे तभी हमारे पास ज्यादा पोर्शन टाइम का बचेगा एग्जाम में। तो जो हम लोग ने पहले जो फर्स्ट टाइम हम लोग फेस कर रहे हैं उन क्वेश्चन को, उनको हम लोग टाइम ज्यादा डिवोट कर पाएंगे। तो ऐसे हम लोग को अपना टाइम मैनेजमेंट करके रखना है कि हमको रेयर क्वेश्चंस भी करने हैं, वो भी करना है, तो मतलब मेंटली प्रिपेयर रखना है। क्योंकि अगर हम लोग बिल्कुल भी रेयर नहीं करेंगे ना, तो हम लोग एक अंदर आपके अंदर एक डर रहेगा एग्जाम देते टाइम कि अरे मैंने तो सिर्फ नॉर्मल किए हैं, बाकी अगर आए गए ऐसे क्वेश्चन तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा। तो आपको प्रिपेयर सबके लिए होके जाना है, बस एक टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो हम 70-30 के एवरेज में टाइम डिवोट कर सकते हैं। 70 नॉर्मल और 30% आप रेयर क्वेश्चन। ओके, सो अलंकृति, टेल मी व्हाट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ योर्स अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? इंग्लिश के लिए आप वोकैब पहले पूरा लर्न कर लो, पूरा रोट नहीं, क्योंकि मैं रट नहीं पाती थी, मेरी इतनी लर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ही की है। क्योंकि क्विजेस करने से मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो मैं सिर्फ क्विजेस करती थी। तो क्विजेस से ये होता था कि जो भी क्विजेस बनाता है, मॉक बनाते हैं, तो वो जो टीचर्स होते हैं दे नो कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किनके चांसेस हैं ज्यादा एग्जाम में आने में, तो वो लोग उस टाइप के क्वेश्चन आते थे। तो वो अगर मैं पढ़ती थी और अगर मेरे रॉन्ग होते थे तो मैं उनके एक नोट्स बना लेती थी कि ये वाले क्वेश्चन मेरे ज्यादा गलत हुए हैं, तो मैं जब एग्जाम से पहले या फिर कभी भी मेरे पास टाइम है तो मैं उसको एक बार पढ़ लेती थी। तो उससे क्या होता था कि जो मेरे मॉक्स में गलत हुए क्वेश्चन हैं या मुझको जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो मैं इसको याद नहीं कर पा रही हूँ एंड वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके मैं नोट्स बना लेती थी, तो उसको पढ़ लेती थी, तो फिर मेरा वो पोर्शन भी क्लियर हो जाता था। तो ऐसी मेरी स्ट्रेटेजी थी इंग्लिश में। और प्रैक्टिस करने से हो जाता था, पुराने वाले मॉक टेस्ट कर लेती थी, पुराने जो एग्जाम्स हुए थे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वो कर लेती। आपने अभी बोला कि जो ये मॉक टेस्ट होते हैं इनका बहुत बेनिफिट मिलता है, और क्योंकि ये मॉक टेस्ट टीचर्स बनाते हैं तो टीचर्स को पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन वाइटल इंफॉर्मेशन रखता है और कौन सा क्वेश्चन आपका रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? अलंकृति, अगर कंप्लीटली देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी आज की डेट में ऐसी एजेंसीज खोल गई है जो कि थोक के भाव में दे रही हैं मॉक्स। वहां पर तो मार्केट में अगर आज की डेट में देखा जाए तो मॉक टेस्ट का ऐसा व्यापार बना दिया गया है, ऐसा बिजनेस बना दिया गया है,
जहां पर टाइपिंग के लिए बच्चे तक बैठा रखे गए हैं और बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, केवल क्वेश्चंस का उन्हें मतलब तक नहीं है और एक्चुअली एस्पिरेंट्स को पता नहीं है कि मॉक बना कौन रहा है। वहां पर बहुत सारे ऐसे भी मॉक्स मार्केट में है कि इररिलेवेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आप थोड़ा सा मॉक के बारे में बताओ कि अगर एस्पिरेंट्स मॉक ले भी तो किस तरीके के इंस्टीट्यूट से मॉक लें, या फिर अगर आपने अन अकेडमी का मॉक दिया है, देखो मैं जानता नहीं हूं बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, अन अकेडमी का अगर आपने मॉक दिया तो उसके बारे में भी प्लीज आप बताओ। मैंने काफी प्रेस्टीजियस टाइप के इंस्टीट्यूशंस के मॉक दिए हैं। मैंने कोई मॉक्स परचेज भी नहीं है, तो मुझे तो फ्री जो थे। मैंने ये देखा है कि अन अकेडमी, ऑलिव बोर्ड, ग्रेड अप, अड्डा 24/7 एंड मैनी मोर प्रैक्टिस मॉक, ये सब काफी रेलेवेंट क्वेश्चंस देते थे। तो मैं इसी को यूज करती थी कि हाँ इसमें आता है केडी कैंपस एंड ये सब जो प्रैक्टिस पैरामाउंट, ये सब जो मतलब थोड़े प्रेस्टीजियस है जो। हाँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ तो पर उनकी जो मैंने एजुकेटर्स ही क्वेश्चंस को सेट कर रहे हैं तो उन्हें पता है। या यस, और दे आर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो उनके एजुकेटर्स भी अच्छे होते हैं, तो वो लोग अच्छे एग्जाम देते हैं। बाकी आपको मॉक्स अगर फ्री में मिल रहे हैं, जैसे टेलीग्राम पे काफी मिलते हैं, तो आप उसको एज अ प्रैक्टिस करने के लिए आप उसको यूज करो। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा मतलब अच्छा रहता है। अच्छा, आप उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या बोलेंगे? आप बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मॉक देकर डेस्परेट होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उनका एक कंसर्न रहता है, सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अभी मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। वो उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है, कैसे क्यों नहीं स्कोर बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए उस केस में? इनिशियली सबका स्कोर लो ही होता है, मेरा भी स्कोर लो ही था, बट फिर मैंने अपने एनालाइज किया कि कौन सा मतलब एरिया वीक है, तो उस पर वर्क किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप वर्क कर रहे हो, या हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में भी डिफरेंस होता है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, अगर तो हार्ड वर्क करोगे तो आप पूरी पूरी बुक पढ़ लोगे, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप पे लो ही रहेगा। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलना चाहूँ कि अगर आपने टाइम एंड वर्क कवर नहीं किया है और फंडामेंटल राइट्स मान लो जीएस में कवर नहीं किया है, तो क्वेश्चन पेपर में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हर बार वो क्वेश्चन तो आपको स्किप करना ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्कोर को बढ़ाना है तो आपके जो वीक पॉइंट्स होंगे उन्हें आप कवर करो, आप अपने आप देखोगे कि स्कोर बढ़ जाएगा। राइट? यस, राइट। जब मॉक्स देके कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसको एनालाइज नहीं करोगे। इससे मॉक्स देना है, एनालाइज करना है। अलंकृति, अब हम आते हैं जीएस के ऊपर। जीएस के बारे में जैसा आपने बताया कि जीएस में आप सबसे ज्यादा वीक थे, सो आप एस्पिरेंट्स को बताओ कि जीएस का जो फियर था वो आपने कैसे फियर आउट किया अपने अंदर से, और क्या एक्सरसाइजेस करी आपने जीएस के लिए, क्या कुछ नहीं? मैंने जब फर्स्ट मॉक दिया था मेरे जीएस में 4 मार्क्स आए, 4 आए थे, 4 आउट ऑफ 50। या एंड देन आई मुझे समझ में आ गया कि जीएस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो फिर मैंने क्या किया, क्विज़ेस स्टार्ट किए क्योंकि मुझे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था, बट मुझे क्विज़ेस करने में बहुत इंटरेस्ट आता था। मैं जीएस की क्विज़ेस बहुत करती थी, बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करती थी जीएस की क्विज़ेस करने से। फिर उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप रहता था और फिर क्वेश्चंस होते थे रिपीट, तो वो मेरे दिमाग में वो मुझे याद रह जाते थे। तो प्रैक्टिस करने से सेट होते चले जाते थे और फिर मेरा एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए। तो अगर आपको नहीं पढ़ने में अच्छा लगता है, जीएस में आप नहीं अच्छे हो, तो आप प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। फिर आप या एस्पिरेंट्स के माइंड में थोड़ा सा ये भी डाल दिया गया है इस टाइम पर कहीं ना कहीं से कि आपको पूरा सब कुछ पढ़ के चलना है जीएस में, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राइट? क्योंकि जीएस इज लाइक एन ओशियन और वो बिल्कुल एक समुद्र की तरह है, उसमें आप जितना भी डूब जाओगे उतना कम है। तो जीएस का एक सबसे जो मोस्ट वाइटल थिंग है जीएस के अंदर वो ये है कि आपको ग्रैपिंग आनी चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, क्या आपको पिक करना है, क्या आपको स्किप करना है। राइट? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो और आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक ले ली तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला है एसएससी में। राइट? वर्ल्ड जियोग्राफी आप पढ़ने लगे तो कुछ नहीं होने वाला है। राइट? सो ये भी देखना है कि मुझे यूपीएससी नहीं क्लियर करना, मुझे एसएससी क्लियर करना है, तो उस लेवल की जीएस करनी है। करेक्ट। ओके, सो अलंकृति, एक लास्ट थिंग और उसके बाद हम लोग आएंगे फाइनली मॉक पर। और लास्ट थिंग बस ये है, आप एस्पिरेंट्स को ये बताओ कि आपका स्टडी प्लान क्या था, कैसा स्टडी प्लान था जिसके थ्रू आपने अचीव किया अपना गोल? आप वर्किंग थे आपने बोला, उसके बाद भी आप टाइम निकाल लेते थे। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता था, लेकिन मैं उस पर फोकस करती थी कि जो भी स्टडी करूं क्वालिटेटिव करूं। क्वालिटी अगर स्टडी करेंगे आप बिल्कुल फोकस होके,
विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जैसे मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, मैंने सारे अनइंस्टॉल कर रखे थे। मेरे पास सिर्फ स्टडी ऐप थे, तो मैं सिर्फ उसी में फोकस करती थी। जितना मेरे पास टाइम बचता था ऑफिस के अलावा एंड बाकी काम के अलावा, तो मैं सिर्फ उसको स्टडी में फोकस करती थी एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती थी। मेरा बस ये 2 चीजें रहती थी कि मुझे कुछ वीडियोस देखने हैं डेली इसके हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें कि मुझको कुछ ना कुछ न्यू ऐड होता जाए मेरी नॉलेज में, एंड मुझको प्रैक्टिस करनी है जिससे मैं स्किल शार्प कर पाऊँ, और फिर मॉक्स देने हैं जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं किस लेवल तक अभी पहुंच पाई हूँ, कितना मुझे और मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब रहता था। थैंक यू। सो अलंकृति, एट लास्ट आते हैं हमारी चैंपियनशिप पर, बात करते हैं। आपको पता ही होगा अन अकेडमी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है एसएससी चैंपियनशिप के लिए। इसमें एवरी सैटरडे हम मॉक कंडक्ट करा रहे हैं एंड ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे पैन इंडिया के एस्पिरेंट्स के लिए। पैन इंडिया से हमारे जितने भी एस्पिरेंट है वो सभी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एंड एवरी सैटरडे यहाँ पर वो मॉक देंगे जिसका एनालिसिस हम एडुकेटर करने वाले हैं नेक्स्ट डे, मतलब एवरी संडे को। तो ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये 25 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी केवल 9 डेज इसमें बचे हुए हैं। सो अलंकृति, आपको क्या लगता है कि ये एस्पिरेंट्स के लिए, जो इस टाइम एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा? उन्हें इसका फायदा लेना चाहिए? ऑब्वियसली लेना चाहिए। एक तो सोशल वर्क हो गया है अन अकेडमी की तरफ से कि आपको फ्री मॉक मिल रहा है, वो भी ऑल इंडिया लेवल, बस आप उससे अपना लेवल देख सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो। तो आई सजेस्ट दैट ऑल एस्पिरेंट्स शुड अपीयर फॉर दिस मॉक। बिल्कुल, यहाँ पर एंड एनालिसिस, नेक्स्ट डे एनालिसिस जो हो रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और उसी से हम लोग को पता चलना है कि हम लोग का लेवल कहाँ है, हम लोग को कहाँ पे अपने एरियाज ढूंढने हैं, वीक एरियाज की हम लोग को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है। अलंकृति, बहुत सारे एस्पिरेंट जो है, जैसे कि हमने ये भी अनाउंसमेंट किया हुआ है कि पैन इंडिया में हम इसे कंडक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारे टॉप 20 एस्पिरेंट होंगे, जो टॉप 20 रैंक होल्डर्स होंगे, हम उन्हें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देंगे। बट है क्या कि एस्पिरेंट, वो तो खैर ठीक है, एक प्राइज हो गया, मोटिवेशन फैक्टर के लिए बहुत अच्छा है। बट एस्पिरेंट क्या इस टाइम पर थोड़ा सा डिमोटिवेट भी है, ये सोचकर कुछ एस्पिरेंट की सर हम तो टॉप 20 में आ नहीं पाएंगे, या फिर टॉप 20 में तो वही बंदे आएंगे जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। क्या इन्हें, उन एस्पिरेंट्स को इस चीज के अलावा और कोई पॉजिटिविटी इसमें नहीं दिख रही चाहिए, या फिर और कोई पॉजिटिव थिंग उनके लिए नहीं है यहाँ पर, जो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? उनको टॉप 20 में आने का ऑलवेज ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सब हर एक एस्पिरेंट में वो उतनी कैपेबिलिटी होती है, बस आपको ढूंढना है कि आप कैसे अपने आप को पॉलिश करके उस लेवल पे आ सकते हो। कि lack of aspirants participate in this exam, but only few can make it to the top. आई थिंक You पॉजिटिव have to थिंग इज make दिस it correct. कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एडुकेटर्स का एनालिसिस मिल रहा है, सबसे Yeah. बड़ी चीज। एंड बेसिकली हमारी लाइफ का मोटो ये नहीं है, या फिर एस्पिरेंट्स की लाइफ का मोटो ये नहीं है कि उन्हें यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड जीतना है। ये तो उनके मोटिवेशन फैक्टर Yeah. के लिए हम जो कर सकते हैं वो Top हम कर 20 रहे पे आना हैं। is not your goal. बिल्कुल बिल्कुल, योर गोल इज टू फाइंड द जॉब। ओके, सो Find the job. Is the जिसके लिए goal. ऑल्सो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट? सो थैंक यू सो मच। एट लास्ट बस अलंकृति, मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, एस्पिरेंट के लिए आप 2 स्टेटमेंट में कोई मैसेज दे दें तो एस्पिरेंट्स इस टाइम पर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए आपकी बात सुन के कि हाँ, अलंकृति मैम ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हाँ, अलंकृति मैम की तरह मैं भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसी तरीके से मैं भी अपने आप को प्रूव करूंगा एक दिन, या फिर इस बार के एग्जाम में। प्लीज। नेगेटिविटीज को पॉजिटिविटीज में लो। अगर आपके पास कम टाइम है तो उसको अपना एक बोनस समझो कि यस, मुझे इस कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करना है। जैसे कि हम लोग ऐसे यूजुअल डेज में ज्यादा नहीं पढ़ते, बट अगर मुझे पता हो कि मेरा परसों एग्जाम है, देन मैं आज बहुत पढ़ूंगी, कल एग्जाम है तो ज्यादा पढ़ूंगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। तो उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो एंड प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करो, क्विजेस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करो, उसी से ही एग्जाम क्रॉस होता है। एंड यही तो रहेगा। और ये डिफरेंशिएट कर लो कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में कि क्या स्मार्ट वर्क है, कैसे मैं अपने एम गोल को पा सकती हूँ, वो सब कर लो। Okay, so Alankriti, thank you so much, and at last I want to congratulate you again, and thank you everyone guys. I hope आप सभी समझ पाए होंगे कि अलंकृति ने किस तरीके से अपनी जर्नी रखी, किस तरीके से अलंकृति की अप्रोच रही, और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है सोसाइटी में।
और आज अपने आप को एज एन एग्जाम्पल सेट किया है आपके सामने। एंड गाइस, जो भी एसएससी चैंपियनशिप अनअकैडमी के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं उन सभी को बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपको जाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी क्रेडेंशियल फिल करके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और 25 अप्रैल से आप इस एसएससी चैंपियनशिप में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू अलंकृति। Thank you. हेलो लर्नर, क्या आपका भी सपना है एसएससी एग्जाम्स क्रैक करने का? क्या आपका सपना है नेक्स्ट एसएससी टॉपर बनके अपनी कहानी अपने इंटरव्यूज से देश के लाखों एस्पिरेंट्स को प्रेरित करने का? क्या लाइफ में आप फाइनली वो बदलाव लाना चाहते हैं जिसकी कामना आप इतने सालों से कर रहे हैं? वेल, इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए अनअकैडमी आपके साथ है। Presenting to you the Unacademy SSC Exams 2020 Championship, the first ever championship जहाँ पे आपको मिलते हैं mock test along with the analysis from the top educators of the country, all free of cost at the comfort of your own home. The championship is starting from 25th April जो चलेगा 27 जून तक। हर सैटरडे को आपका होगा मॉक टेस्ट जिसकी एनालिसिस आपको मिलेंगी ऑन द नेक्स्ट डे संडे को। The analysis will be from our top educators in all the categories. हमारे पास रीजनिंग में है अवधेश दीक्षित, सुमित गोयल, दीपक कृत्यानी सर। इंग्लिश में हमारे पास रानी मैम, बरखा अग्रवाल मैम, संदीप सर। For quants we have Abhinay Sharma, Sahil Khandelwal sir, Pawan Rao sir and Aman Srivastav. And for GA we have Pratyogita Mantra, Bhunesh Sharma sir, Varun Avasthi and finally Ansai sir. ये सारे एजुकेटर्स डिफरेंट टाइमिंग पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं। सम टाइमिंग्स आर इन द मॉर्निंग एंड सम आर इन द इवनिंग एंड इन द नाइट। उसके अकॉर्डिंगली दे विल बी डिस्कसिंग और एनालाइजिंग द लास्ट डेज क्वेश्चन पेपर्स। एंड व्हाट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज? द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज इज हर टेस्ट जो सैटरडे को होगा उसमें जो टॉप 20 रैंकर्स होंगे विल बी विनिंग or getting the chance to win Unacademy's plus subscription for a year. जी हाँ, आपको Unacademy से मौका मिलेगा फ्री में पढ़ने का पूरे साल के लिए। और भी हमारे पास सरप्राइजेस अब गिफ्ट्स हमने प्लान कर रखे हैं आपके लिए जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे अदर बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि वाई शुड बी पार्ट ऑफ चैंपियनशिप, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा हर एग्जाम में। एक एग्जाम एक्सपीरियंस हमने क्रिएट किया है। हमारे जो एजुकेटर्स हैं हु हैव अराउंड 10 years of experience, उन्होंने मॉक टेस्ट ऐसे प्रिपेयर किए हैं ताकि वो एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में हो जो आपका मेन एग्जाम होगा। इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस सेशंस क्योंकि आपको हर एग्जाम में पता चलता रहेगा आपकी कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहाँ पे आपकी वीक सेक्शंस हैं। वीक सेक्शंस में एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कौन से एग्जैक्टली ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे आप पोटेंशियली मार्क्स लूज कर सकते हैं एंड देन वी कैन वर्क ऑन देम एंड मेक इट अ कंप्लीट सक्सेस, जिससे कि ओवरऑल आपका द टेस्ट अटेम्प्ट विल बी टेकन टू अनदर लेवल, ताकि आप जब एग्जाम भी अटेंड कर रहे हैं तो यू कैन डू द क्वेश्चंस और सॉल्व द क्वेश्चंस इन लेस टाइम एज यू वर यूज्ड टू डू बिफोर दिस मॉक टेस्ट सीरीज। फाइनली एनरोल कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसके बाद प्लीज चूज एसएससी एग्जाम्स, उसके बाद टेस्ट सीरीज में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा अनअकैडमी एसएससी चैंपियनशिप सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए पूरा यहाँ पे स्केड्यूल भी मेंशन होगा, ठीक है। और साइड में आपके पास एक ग्रीन कलर का एनरोल का ऑप्शन होगा, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए। आफ्टर एनरोलिंग आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी एक दिन पहले ही, ताकि आपको कोई एग्जाम मिस ना होए और अपने स्केड्यूल में भी ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि कंसिस्टेंटली आपकी तैयारी होते रहे। एंड लास्ट में यही कहना चाहेंगे, your dream job is one click away. Let's crack it.